मंगल ग्रह के बारे में हम लोग तो अच्छी तरह से देखते हैं और हम इस मूवी में हम देखते हैं कि इस ग्रह पर ज़िंदगी पॉसिबल है। वहाँ पर हवा भी है और पानी भी है, लेकिन यह समय के साथ साथ धीरे धीरे क्षय होता रहता है। मार्स का एक सिटी है नाम जिसका है जोटांगा, और जोटांगा की मिलिट्री मार्स के लोगों को मारना चाहती है। वहीं पर एक दूसरा शहर होता है जिसका नाम होता है हीलियम, जो कि बहादुरी से जोटांगा का मुकाबला करता चला आ रहा है। फिर एक दिन दोनों शहरों की मिलिट्री के बीच वार हो जाती है और तभी जोटांगा के टीम के पास 3 आदमी आते हैं जो कि डेविल थे। उनमें से एक का नाम शान था जो कि बहुत सारे शक्तियों का मालिक था। वह उसे वेपन के रूप में एक पावर देते हैं। यह पावर बहुत तेज होती है। शान किंग को कहता है कि तुम इस प्लेनेट पर राज करोगे यदि तुमने ऐसा किया जैसा कि हम लोग कहते हैं। किंग उनकी इन बातों से एग्री हो जाता है। असल में शान के पास ऐसे पावर थे जो कि किसी का भी रूप ले सकता था और किसी भी ग्रह पे आसानी से जा सकता था। फिर हमें पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जॉन कार्टर होता है। वह एक पोस्ट ऑफिस में जाता है। वह अपने नेफ्यू को एक लेटर लिखता है। उसमें वह लिखता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर चले आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वहीं पर जॉन कार्टर पर कोई नजर रख रहा होता है। लेटर पोस्ट करने के बाद जॉन कार्टर वहाँ से चला जाता है और जब उसके नेफ्यू को यह लेटर मिलता है तो वह फौरन उनसे मिलने चला आता है। वहाँ पर आकर उसे मालूम चलता है कि उसके अंकल यानी जॉन कार्टर का अब तो देहांत हो चुका है और वह उस जगह पर जाता है जहाँ पर जॉन कार्टर की डेड बॉडी थी। वहाँ एक रूम था जिसे कि केवल अंदर से ही खोला जा सकता था। जॉन कार्टर का आदमी उसे बताता है कि हमने उसकी बॉडी को दफन नहीं किया है, क्योंकि जॉन कार्टर की अंतिम इच्छा था कि उसे दफन न किया जाए, बल्कि उसे वह आदमी जॉन कार्टर के नेफ्यू को एक डायरी देता है जो कि जॉन कार्टर की थी। वह जॉन बताता है कि जॉन कार्टर की एक इच्छा थी कि उसे सिर्फ मेरा भतीजा ही पढ़ेगा। इससे तुम्हारी हो सकता है सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भी मिल जाए। उस डायरी में जॉन कार्टर ने लिखा होता है कि तुम उन सारी कहानियों में बिलीव करते थे जो कि मैं तुम्हें बचपन में सुनाया करता था, लेकिन अब तुम बड़े हो चुके जो है, इसलिए तुम वह कहानी पर बिलीव करो जो कि मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और इस प्रकार वह डायरी को पढ़ना प्रारंभ कर देता है जिसमें लिखा होता है कि वह आज से लगभग 13 साल पहले वह एक सोने की गुफा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे कर्नल के लोग पकड़ लेते हैं और उसे कैदी बना देते हैं। असल में वह जॉन कार्टर को अपने साथ शामिल करना चाहते थे, लेकिन वहाँ दुश्मनों के लोग आ जाते हैं और जो कर्नल की सोल्जर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जॉन कार्टर और कर्नल वहां से भागने में सफल हो जाते हैं और जाकर वहां एक गुफा में छुप जाते हैं और यह वही था सोने की गुफा जिसे कि जॉन कार्टर कभी से तलाश कर रहा था। वह पूरी गुफा सोने से भरी होती है। तभी वहां पर कहीं से एक आदमी आ जाता है जो कि जॉन कार्टर पर अटैक कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन कार्टर उसे मार देता है। और उसके पास से एक और आदमी जब मार रहा होता है तो अपने गले से एक डिवाइस निकालकर उसे एक्टिवेट करता है जिस पर कि एक नीली प्रकाश निकलने लगती है। तो वह बहुत धीरे धीरे बारसूम शब्द बोलता है। जॉन कार्टर उस डिवाइस को उससे ले लेता है और जॉन कार्टर भी बारसूम कहता है और ऐसा कहते ही वह गायब हो जाता है और एक बहुत बड़े से रेगिस्तान में आ जाता है। जॉन कार्टर यह नहीं जानता था कि वह यहाँ पर कैसे आ गया है और यहाँ पर आके वह बहुत बड़े बड़े जंप लगा रहा था। असल में वह अब मंगल ग्रह पे आ चुका था, क्योंकि वह उसने अंत में बारसूम कहा था और यहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम होने के कारण वह बहुत लंबी लंबी कूद लगा रहा था। लेकिन वह यह बात नहीं जानता था कि वह बारसूम यानी कि मंगल ग्रह पर है और उसे इतनी बड़ी जंप करते हुए उस प्लेनेट के कुछ लोग देख लेते हैं और वो जॉन कार्टर के पास आ जाते हैं। इस कबीले के लोग काफ़ी लंबे लंबे थे जिनके 4 हाथ निकले हुए थे और इन्हें टार्कस कहा जाता है, लेकिन ये इंसानों जैसे बिल्कुल भी नहीं लगते थे। जॉन कार्टर इस पर कहता है कि मैं वर्जीनिया से हूँ और मेरा नाम जॉन कार्टर है, और वे सब उस जॉन कार्टर का नाम वर्जीनिया समझ लेते हैं और उनका लीडर जॉन कार्टर को नहीं मारता क्योंकि वह बहुत बड़े बड़े जंप लगा रहा था। ये लोग जॉन कार्टर को पकड़कर अपने साथ अपने कबीले में ले जाते हैं और जिस डिवाइस के साथ जॉन कार्टर यहाँ पर आया था उनका लीडर उनसे वह डिवाइस भी ले लेता है। आसमान में जोटांगा और हीलियम की फाइट हो रही होती है। हीलियम का किंग यह जानता था कि जोटांगा के किंग के पास हीलियम नाइट है, जो कि किसी का भी हिम्मत नहीं था कि उससे मुकाबला कर सके। जोटांगा का किंग यह चाहता था कि हीलियम के किंग को कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ और यदि ऐसा हो जाता है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे कबीलों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। और हीलियम का किंग इस बात को लेकर एग्री हो जाता है कि वह जोटांगा के किंग के साथ अपनी बेटी का शादी करा देगा, लेकिन राजकुमारी उससे शादी करने के लिए एग्री नहीं होती है, इसलिए वह वहाँ से चुपके से धीरे से भाग रही होती है। नीचे से टार्कस का कबीला भी यह सब कुछ देख पा रहा था और
वे लोग चाहते थे कि दोनों कबीले आपस में मार करके मर जाए ताकि हम लोग यहाँ पर अपना आसानी से राज कर सके। भागती हुई राजकुमारी प्लेन से गिरने वाली होती थी। यहाँ से जॉन कार्टर उसे अपनी दूरबीन से देख लेता है। वह लंबी लंबी छलांग लगाकर प्रिंसेस को बचा लेता है। जोटांगा का किंग देह सब देखकर नार्मी लाइट से जॉन कार्टर पर अटैक करने वाला होता है। इस पर सांग कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे यह आदमी बिल्कुल सही चाहिए। जोटांगा का किंग जॉन कार्टर को पकड़ने ही वाला होता है कि हीलियम की किंग टॉर्चर उस पर हमला कर देता है। इसीलिए जोटांगा के लोगों को वहां से भागना पड़ता है। टार्कस बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने जंग जीत लिया। वे चाहते थे कि जॉन कार्टर उनके लिए लड़े और वह इस बात से इनकार कर देता है। इस पर टार्कस कहते हैं यदि तुमने हमारे लिए नहीं लड़ा तो हम इस लड़की को मार देंगे, यानी कि हीलियम की प्रिंसेस को, इसीलिए तुम्हें हमारे लिए लड़ना होगा। इस पर जॉन कार्टर तैयार हो जाता है। इस पर प्रिंसेस कहते हैं कि तुमने हमारे लिए इतने बड़े बड़े जम कैसे लगा ली हो। इस पर जॉन कार्टर कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मैं तो अपने सोने की खील की तलाश में हूँ। प्रिंसेस से जॉन कार्टर को यह पता चल जाता है कि वह अब पृथ्वी पर नहीं है बल्कि वह अब मंगल ग्रह पे आ चुका है। इस बात को लेकर जॉन कार्टर बिल्कुल परेशान हो जाता है, लेकिन राजकुमारी उस पर विश्वास नहीं करती कि राजकुमारी उसका विश्वास नहीं करती और कहती है कि तुम इतनी दूर से इस मंगल ग्रह पर कैसे आ गए। जॉन कार्टर प्रिंसेस को वह डिवाइस दिखाता है जिसके थ्रू वह यहाँ पर आया था और वह डिवाइस अब टार्कस के लीडर के पास होती है। इसीलिए जॉन कार्टर, प्रिंसेस और एक टार्कस लेडी मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर जाकर उन्हें एक पवित्र नदी के बारे में पता चलता है और वहाँ पर एक द्वार को देखते हैं जिससे होकर जॉन कार्टर वापस पृथ्वी पर आ सकता था और फिर वे अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और यात्रा के दौरान ही जॉन कार्टर को पता चलता है कि वह लड़की हीलियम की प्रिंसेस है जो कोई भागकर अब यहाँ पर आ गई है, क्योंकि वह जोटांगा के किंग के साथ शादी नहीं करना चाहती है। अंत में वे अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं और वहां पर अजीबो गरीब चेंजिंग देखने को मिलता है। जॉन कार्टर के उस डिवाइस को जमीन पर लगा देते हैं जिससे कि बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए बहुत सारे कोड होते हैं जो कि उन्हें बहुत सारे यंत्र पढ़ने होते हैं और जब ये सभी यंत्र पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी सांग के साथी वहां पर आ जाते हैं। सांग अपने साथियों को आर्डर देता है कि प्रिंसेस और जॉन कार्टर दोनों को एक साथ पकड़ लाओ। प्रिंसेस को पकड़कर वापस हीलियम भेज दिया जाता है और साथ ही साथ जॉन कार्टर को भी पकड़ लिया जाता है। उनकी तीसरी साथी जो कि टार्कस लेडी थी वहीं पर छुप जाती है, इसीलिए वह बच जाती है। महल में प्रिंसेस जॉन कार्टर को बुलवाती है। जॉन कार्टर यह जानकर बिल्कुल हैरान हो जाता है कि अब प्रिंसेस जोटांगा के राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई है। इस पर जॉन कार्टर प्रिंसेस से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। प्रिंसेस उसे बताती है कि यह मैं इसलिए कर रहा हूँ कि तुम आसानी से पृथ्वी पर चले जाओ और मैं जोटांगा के किंग के साथ शादी कर लूं और यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। वह जॉन कार्टर की डिवाइस निकालकर उसे दे देती है, क्योंकि राजकुमारी भी वह शब्द जानती थी जिसके माध्यम से जॉन कार्टर अब पृथ्वी पर जा सकता था। वह जॉन कार्टर के हाथ में वह डिवाइस रखती है और उससे कहती है कि तुम भी साथ साथ मेरे साथ यह वर्ड बोलो। जॉन कार्टर भी ऐसा करता है, लेकिन आखिरी में वह अंत शब्द नहीं बोलता है। वह जमीन पर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब वे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। डोर ओपन होता है और वहाँ पर जोटांगा का किंग यानी प्रिंसेस का होने वाला पति वहाँ पर आ जाता है। वह जॉन कार्टर को वहाँ पर देख नहीं पाता है, क्योंकि वह जॉन कार्टर पहले ही जंप लगाकर वहाँ से ऊपर जा चुका होता है। सबके जाने पर वह नीचे आता है और वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि एक सांग था, जो कि एक औरत का रूप लेकर यहाँ पर आया था। सांग अपने नावी लाइट का यूज करके जॉन कार्टर को अपने बस में कर लेता है और तो और वह इस नावी लाइट को जॉन कार्टर के अंदर भी डाल देता है। अब जॉन कार्टर न तो कुछ कर सकता था और न ही अब वहां से वह भाग सकता था। सांग जॉन कार्टर से कहता है कि तुम जब से इस प्लेनेट पर आए हो तब से तुम्हारे पावर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस पर सांग कहता है कि मैं तो यह बिल्कुल मानता ही नहीं, लेकिन इस राज को छुपाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। सांग एक लेडी का रूप धारण करके जॉन कार्टर को वहां पर ले जाता है जहां पर प्रिंसेस की शादी हो रही होती है। प्रिंसेस और राजकुमार आगे बढ़ रहे थे। आज रात उनकी शादी थी और शादी की सारी रस्में भी होनी थी। इस पर सांग कहता है कि प्रिंसेस बहुत ही ईमानदार है और आज रात जब दो चांद एक साथ मिलन होगी तो उस पर्सन को मार दिया जाएगा जो कि नाभी लाइट के रियलिटी के बारे में जानता है। असल में दो चांद मिलने पर उनके शादी की रस्म करने वाली थी। जॉन कार्टर उससे पूछता है कि आखिर यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो सीधे जाकर प्रिंसेस को मार सकते हो। इस पर सांग कहता है कि इस प्रकार के खेल तो हम काफ़ी पिछले वर्षों से खेलते चले आ रहे हैं और हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक कि पूरी तरह से हम इस प्लेनेट को नष्ट न कर दें।
उसका मतलब था कि वह इस ग्रह को नष्ट करने के बाद पृथ्वी को भी नष्ट करने वाला था और उसका यह मिशन है, एक ग्रह को नष्ट करने के बाद दूसरा ग्रह को नष्ट करना। और हम यह नाभी लाइट उसी को देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अमीर हो और बेवकूफ़ भी हो। जोडांगा का राजा भी इसी तरह का एक व्यक्ति है। इस पर से और सांग इस बात भी बताता है कि हम लोग कुछ खास मकसद के लिए ही बने हैं। हम उसी के ग्रह के लोगों से उसकी दुनिया को नष्ट कराते हैं और हमें इससे ताकत भी मिलती है। सांग जॉन कार्टर को कहीं दूसरे जगह पर ट्रांसफर कर रहा होता है, तभी जॉन कार्टर वफादार कुत्ता वहां पर आ जाता है और उसने सांग के हाथों पर काट लेता है, जहां पर वो नाभी लाइट वाली डिवाइस को लगाई होती है, जिसकी मदद से उसने जॉन कार्टर को अपने बस में कर लिया था। डिवाइस को हटते ही अब जॉन कार्टर उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है। जॉन कार्टर वहां पर उन्हीं के एयरक्राफ्ट में बैठकर वहां से वापस चला जाता है, लेकिन वे लोग जॉन कार्टर का पीछा करते हैं। जॉन कार्टर की तीसरी साथी यानी वह फीमेल टॉर्कस उस एयरक्राफ्ट पर गोली चलाती है जो कि जॉन कार्टर का पीछा कर रही थी और इस तरह जॉन कार्टर का भी वहां पर एयरप्लेन क्रैश हो जाता है। इस पर जॉन कार्टर कहता है कि मुझे राजकुमारी को बचाने के लिए पूरी सेना चाहिए। जॉन कार्टर प्रिंस आर्कस के पास जाता है और जब वहां पर पहुंचता है तो उसे प्रिजनर बना लिया जाता है, क्योंकि जो टार्कस वहां का बहुत पुराना किंग था। वहां पर एक दूसरा टार्कस आता है जो कि उसे कैदी बनाकर वहां पर रखा होता है, कि जॉन कार्टर को पसंद नहीं करता था, लेकिन पुराना जॉन कार्टर से बहुत ज़्यादा पसंद करता था और वह उसे बताता है कि अगले दिन जॉन और कार्टर्स एक साथ पुराने किंग के साथ एक जानवर के साथ लड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, लेकिन जॉन कार्टर बहुत बहादुरी के साथ उस जानवर को मार देता है और टार्कस वह राजा को भी मार देता है जो कि पुराने राजा की जगह पर अपने आप को राजा घोषित कर रहा था। अब दोबारा से वह पुराना वाला किंग फिर से किंग बन जाता है। जॉन कार्टर प्रिंसेस को बचाना चाहता था, क्योंकि आसमान में दोनों चांद के मिल जाने पर प्रिंसेस की शादी हो जाएगी और सांग प्रिंसेस को मार डालेगा, लेकिन शादी की रस्म होने से पहले ही जॉन कार्टर वहां पर पहुंच जाता है और वह कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह असल में एक साजिश है, क्योंकि जोडांगा के लोगों ने हीलियम पर अपना कंट्रोल कर लिया है और तुम्हारी शादी होते ही वे लोग हीलियम पर अटैक कर देंगे। इस पर जोडांगा के किंग तलवार निकाल लेता है और अब दोनों गुटों के बीच युद्ध चालू हो जाता है। हीलियम का साथ देने के लिए वहां पर टार्कस की सेना भी पहुंच जाती है। दोनों कबीले एक साथ होकर जोडांगा का नामो निशान मिटाने के लिए एक साथ युद्ध करते हैं। जॉन कार्टर जोडांगा के किंग को मार देता है, लेकिन सांग प्रिंसेस का रूप लेकर आता है और प्रिंसेस के ऊपर तलवार रख देता है। प्रिंसेस उसकी नाभी लाइट वाली डिवाइस को निकाल देती है जो कि सांग के कंट्रोल में थी, निकाल कर फेंक देती है, लेकिन सांग बड़ी ही चालाकी से वह डिवाइस फिर से उससे ले लेती है। जॉन कार्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहां से वह गायब हो जाता है और बाद में जॉन कार्टर और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और उसे तभी वहां पर सांग किसी दूसरे आदमी का रूप लेकर आता है और जॉन कार्टर की चेस्ट पर हाथ रखकर वही वर्ड बोलता है, जिससे जॉन कार्टर वापस आसानी से प्लेनेट पर चला जाए और वह जॉन कार्टर को आसानी से पृथ्वी पर भेज देता है। और जब जॉन कार्टर की आँख खुलती है तो वह खुद को उसी सोने की गुफा में पाता है, जिससे कि वह काफी अरसे से ढूंढ रहा होता था, लेकिन वह उसे वापस मंगल ग्रह पर जाना होता है, क्योंकि उसकी पत्नी मार्स ग्रह पर थी, लेकिन अब उसे पास वह डिवाइस नहीं थी जिसके थ्रू वह वापस मंगल ग्रह पर जा सकता था। फिर जॉन कार्टर लगभग 10 सालों तक वह डिवाइस ढूंढता है और अंत में उसे वह डिवाइस मिल भी जाती है। यह सभी कहानी जॉन कार्टर का भतीजा पढ़ रहा होता है और जॉन कार्टर लिखता है कि अब तो तुम जान गए होगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मेरी डेड बॉडी को दफनाया नहीं जाए, क्योंकि यदि मेरी बॉडी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती तो मैं मार्स पे भी डिस्ट्रॉय हो जाता। जहाँ पर मेरी डेड बॉडी है उसकी चाबी तुम खुद हो, अब तुम मेरी बॉडी का रिस्पॉन्सिबल अब तुम्हारे ऊपर है। जॉन कार्टर का भतीजा देखता है कि उस रूम के डोर पर कुछ अल्फाबेट लिखे हुए हैं। उन अल्फाबेट से अपना नाम लिखता है, लेकिन अब दरवाजा ओपन नहीं होता। अब वह अपना निक नेम लिखता है जिस नाम से जॉन कार्टर उसे बुलाया करता था और वह नाम लिखने से डोर ओपन हो जाती है। अभी उसे पीछे से आकर एक आदमी मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से ही उस आदमी को कोई गोली मार देता है और जॉन कार्टर का नेफ्यू देखता है कि जॉन कार्टर अभी जिंदा है और वह उस आदमी के पास जाता है जिसको उसने अभी अभी मारा होता है और वह उसके कोट से वही डिवाइस निकाल लेता है, जिसकी मदद से अब वह मार्स पे जा सकता है। और यह आदमी जो मरा था वह सांग था, जो कि रूप बदल कर यहाँ पृथ्वी पर आया था। अब चूंकि सांग जो कि किसी प्लेनेट पर जा सकता था, जांग का पीछा करते करते यहाँ पर आ गया था और इस प्रकार यहाँ पर जॉन कार्टर अपने मिशन पर कामयाब हो जाता है और वो अपने भतीजे से कहता है कि तुम कोई किताब लिखे और किसी से प्यार करो और अपनी ज़िंदगी का कुछ मकसद बनाओ। जॉन कार्टर उस डिवाइस को लेकर एक स्थान पर सो जाता है और यहाँ से वह मार्स ग्रह पर चला जाता है और यहीं पर यह मूवी का समाप्त हो जाता है। थैंक यू।